नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लोग ऑफिस और घरों से बाहर निकले। अफगानिस्तान में 5.8 तीव्रता के भूकंप का असर। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग अभी मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति बना रही भाजपा, मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होगा एक साथ। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव में पेंडिंग। मुर्शिदाबाद पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बोले पीड़ितों को फोन नंबर दिया है, केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। बीजेपी की मांग, एनआईए जांच करे। अखिलेश सांसद रामजी सुमन के घर पहुंचे, बोले मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही। आगरा में सपा सांसद के घर 800 जवान तैनात। 14 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। मेरठ में तेज बारिश से मकान गिरे 8। आपको बता दें 9 महीने की बच्ची समेत 2 की मौत हुई। राजस्थान एमपी में हीट वेव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हजारों पुरुषों ने पुरुष सत्याग्रह किया है, जिसमें उन्होंने पुरुषों के लिए भी कानून व्यवस्था की मांग की है। इस सत्याग्रह में पुरुषों ने कहा कि जहां महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकारों के लिए कानून बनाए गए हैं, वहीं पुरुषों के लिए कोई खास कानून नहीं है। उनका कहना था कि आज के समय में पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं और इसलिए पुरुषों के लिए भी समान कानून की आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि महिलाओं की तरह पुरुषों के लिए भी कानून बनाए जाएं, ताकि उनके अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश के राजनीतिक लोगों का ध्यान खींचा है। माना जा रहा है कि बयान के साकार रूप लेते ही महाराष्ट्र राजनीति दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को साथ आने का न्योता दिया है। मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र और मराठियों के अस्तित्व के आगे उद्धव और उनके झगड़े बहुत छोटे हैं, इसलिए उनका उद्धव के साथ रहना मुश्किल काम नहीं है। राज ठाकरे ने यह बात फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट के दौरान कही। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव देते हुए अपनी तरफ से ये साफ कर दिया कि उद्धव के साथ आने में उनको कोई परेशानी नहीं है। महाराष्ट्र के लिए दोनों एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे के साथ आने के प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उद्धव का कहना है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, महाराष्ट्र के हित के लिए वह साथ आने को तैयार है। उद्धव ठाकरे भी भाई राज ठाकरे के प्रस्ताव से सहमत दिखाई दिए। उन्होंने मिलकर काम करने के संकेत दिए हैं। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वह छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने सही फैसला लिया होता तो हम केंद्र और राज्य में सरकार बना सकते थे। पहले उनके साथ जाओ, फिर उनका विरोध करो, फिर एडजस्टमेंट करो, इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ महाराष्ट्र का भविष्य फिर तो बीच में आएगा, उसका मैं स्वागत नहीं करूंगा। राज का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा कि मैं आज ही सारे झगड़े को खत्म कर दूंगा। सबको तय करना है कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। रेवाड़ी के पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गंदगी व मिट्टी को हटाया गया और लोगों से स्वच्छता में सहयोग की अपील की गई। बूस्टिंग स्टेशन पार्क में यज्ञ का आयोजन कर सबके लिए मंगल कामना की गई। स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में रेवाड़ी में बड़े बदलाव होंगे और नमो मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट का पद संभालने वाली हिमांशी का अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के अभड़ आवास में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हिमांशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सफलता उनके माता पिता की बदौलत है। उन्होंने उन्हें कभी बेटी होने का एहसास नहीं होने दिया और हमेशा उनका साथ दिया। हिमांशी ने बताया कि उनकी सफलता में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर उनके दादा जिनका आर्मी में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होना और उनके पिता व चाचाओं की डिफेंस में सेवा। हिमांशी ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट में मैनेजमेंट डिग्री हासिल की। हिमांशी ने कहा कि बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं होता, भगवान ने दोनों को एक जैसा दिल और दिमाग दिया है। इस मौके पर हिमांशी के परिवार ने उनकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि उनका परिवार डिफेंस सेवाओं में लंबे समय से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि बस इसके जैसी बेटी सबको दे परमात्मा। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा है और समझ लो ये 2 मेरे बेटे हैं। मैंने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझा। भगवान इस जैसी बेटी सबको दे। नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम विश्वकर्मा है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह का बेटा हूँ। मेरे फादर ने सेकंड वार लड़ा है और मेरी पूरी फैमिली पेट्रियट फैमिली है। 7 भाई हैं, 7 में से 5 डिफेंस में है। मैं सबसे छोटा हूँ और अभी इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट अफसर पे। सर कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज? ये फख्र तो हर माँ बाप को फख्र होता है कि उसकी बेटी आगे चल के कमीशन अफसर बनी है और ये तो मेरी फैमिली का गॉड गिफ्टेड है। मेरी फैमिली में हम 4 कर्नल हैं। मेरे फादर ब्रिटिश टाइम के सूबेदार थे। ही हैज फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। मेरे 3 ऑफ माय ब्रदर हैव फॉट 1971 वार। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। तो ये हमारा पेट्रियट फैमिली है, हमारे जीन्स में घुसा हुआ है। सूबेदार हरदयाल सिंह की पोती हूँ जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो हमारे साथ नहीं है। नेवी के अंदर अभी ज्वाइनिंग, आप अपने गांव पहुंचे, स्वागत किया लोगों ने, कैसा लग रहा है? क्या माहौल को देखकर क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतने मतलब खुले दिल से मेरा स्वागत किया। इतने सारे लोग आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। नेवी में गए, क्या सोचा आपने और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी हूँ। मेरे पास C सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेडिंग में। और मुझे प्रेरणा मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे। मेरे पापा जो कि अभी करंटली सर्विंग है एयरफोर्स में, मास्टर वारंट ऑफिसर विश्वकर्मा। तो मैं बचपन से ही कैंपस एरिया में रही हूँ। मैंने बचपन से ऑफिसर्स देखे, अपने पापा को देखा है, लाइफस्टाइल देखी है। तो बचपन से मेरा यही सपना था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। और क्योंकि मेरी फैमिली में कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनूं। और मेरी फैमिली में कोई नेवी में भी सर्व नहीं कर रहा है अभी तक, तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट नेवी में सर्व करने वाली फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनना चाहती। 5 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई साइक्लोथॉन 2 वो यमुनानगर में भव्य स्वागत इसको प्राप्त हुआ। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर सुमन बहमनी और जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा पार्षदों, नेताओं और जिला प्रशासन द्वारा पुष्प वर्षा कर साइक्लोथॉन का स्वागत किया गया। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगाधारी में भी साइक्लोथॉन का स्वागत किया। इस यात्रा में भाजपा नेताओं और युवाओं ने नशा मुक्ति हरियाणा का संदेश दिया और युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील की। वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गई। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अभियान की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भी इसमें पूरा प्रयास करें, लेकिन समाज में जागरूकता उससे ज़्यादा जरूरी है। तो मैं इन सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मंत्री के द्वारा, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की 5 तारीख को, और ये आज यमुनानगर से होते हुए निकल रही है, जगाधरी से बिलासपुर होते हुए। तो इस रैली का यही मकसद है, इस साइक्लोथॉन का, कि इसमें सभी युवा वर्ग के बच्चे या जो नशे से पीड़ित हैं सभी इससे उभरे।
खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चोपड़ा क्षेत्र के गांव रूपाड़ा खुर्द और लुदेश्वर के बीच खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख हो गई। तेज आंधी के कारण किसानों को आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 500 एकड़ गेहूं की फसल का नुकसान हुआ। घटनास्थल पर एलनाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने दौरा किया और प्रभावित किसानों से मुलाकात कर सरकार से शीघ्र मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में अस्पताल में बाइक चोरी, महिला से चेन स्नैचिंग और अब एक परिवार से कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने आने के दौरान चोरी होने की घटना सामने आई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शीघ्र चोरों को पकड़ने की मांग की। अस्पताल में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने मरीजों और उनके परिजनों को चिंतित कर दिया। क्या नाम है आपका? तुम क्यों आए थे यहाँ पर? क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं तो जी वो इंजेक्शन लगवाने आया था, कुत्ते ने काट लिया मेरे। अब यहाँ बाइक खड़ी करी, बाइक ही नहीं मिली, दोबारा आई। तो ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये बी के हॉस्पिटल है। आपको पता था यहाँ इस तरह चोरियाँ होती हैं? कभी सोचा था आपने यहाँ बाइक चोरी हो जाएगी, इलाज कराने आएंगे सरकारी? अरे मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब क्या हुआ है? कंप्लेंट दी है? क्या क्या किया? देखो जी, पता चला कभी हम तो वही घर से आ रहा होगा। तो क्या बाइक नंबर है और चाबी वाबी सब आपके पास है? हाँ, लॉक वॉक लगा के आगे देखी तो मिली। पूरी फरीदाबाद में चोरी हो रही है, बीके के क्या कर सकते हैं? क्या प्रशासन का डर नहीं है चोरों को? क्या प्रशासन के तो यहाँ पर जो कर्मचारी काम करने वाला उनकी डर नहीं है, सारा स्टाफ पे बीमार है। क्या जो आता है सारा स्टाफ है, सब 9 बजे से अब ये डॉक्टर लाइन में खड़े हैं। फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कोई गार्ड नहीं है, कोई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। गुरुग्राम के पटौदी थाना क्षेत्र में स्थित झोपड़ी ढाबा पर 3 बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दीपेंद्र उर्फ मोनू की हत्या कर दी और महेंद्र नामक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच के बाद 8 आरोपियों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि हत्या की वजह साल 2020 में हुई इंद्रजीत नामक युवक की हत्या को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसमें मृतक का भाई आरोपी था। जिस गिरफ्तार युवकों में से 2 शूटर बताए गए। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके युवक की हत्या कर दी गई। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है तो स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और FIR रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई, जिसका नाम कि दीपेंद्र था, उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। पठानकोट से अगली खबर है, जहां जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर माधोपुर में आज सुबह एक कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से श्रीनगर जा रहे यात्रियों की कार चालक को नींद आ गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। कार की पिछली सीट पर सो रहे यात्रियों को इस दुर्घटना में चोटें आई हैं, जिनका इलाज सुजानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही रोड सेफ्टी फोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। विकास चड्डा। हाँ, कहाँ से आ रहे थे आप? हम दिल्ली से आ रहे थे। माधोपुर में क्या हुआ? वो गाड़ी स्लिप हो गई लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे ले आए। हम 6 बंदे थे। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे? हम श्रीनगर जा रहे थे। दुर्घटना वाले एक्सीडेंट वाले व्यक्ति है, की काम होया? ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਟਰਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਲਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ जल्द तो जल्द कोशिश की हॉस्पिटल पहुंचाने की ताकि। रुक रहेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर, जहां बहुचर्चित अतुल तिवारी हत्याकांड का मामला। हत्याकांड में आरोपी करण प्रजापति के पिता ने आत्महत्या
की है। पंखे के सहारे फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दी है। बेटे के जेल जाने से आहत थे आरोपी करण के पिता धुनारी आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया। पंखे के सहारे लटकता मिला उनका शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। सरेनी थाना क्षेत्र के मोनी मोहल्ला की यह घटना है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं आगरा से। अहम खबर है जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आगरा में दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांसद के घर पर किया गया हमला सोची समझी साजिश थी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। सुमन को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। यह दलितों को डराने की कोशिश। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा कि हमें किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करना है, लेकिन सरकार जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी की मौजूदा सरकार सामंतवादी मानसिकता से काम कर रही है और दलित पिछड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आगरा में हुए तथाकथित शक्ति प्रदर्शन में खुलेआम तलवारें लहराई गई हैं और सरकार इसमें शामिल लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। मौकों पर कहा जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं इतिहास ही रहने देना चाहिए। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान और कानून पर। तैयारी के साथ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी परिवर्तन चौक से मार्च करते हुए हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर तानाशाही रवैये और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार का आरोप लगाया। प्रदर्शन में करीब 50-60 कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मकसद है हिंदुओं की हत्या करना, हिंदुओं को बंगाल से बाहर करना। मकसद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है। हमारा तो केवल सांकेतिक धरना है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हमारी वजह से किसी कोई नुकसान नहीं हुआ, हम सहमति से सब कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदू समाज हमारे साथ है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपने गुंडों को चारों तरफ फैला करके कि हिंदू वहां नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं को वहां से बाहर करना है, उनका टारगेट किलिंग है। और मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा मीडिया पूरा देश जानता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ करके चले गए हैं। उसके पीछे कौन है?
उसके पीछे ममता बनर्जी सरकार है और उसके गुंडे हैं जो घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, छीटाकसी कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो आप मीडिया वाले हैं जिनकी वजह से ममता की गुंडागर्दी आज देश के सामने आ गई और हमको सड़क पर उतरना पड़ा। आज विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि जब तक देश के अंदर एक भी हिंदू जिंदा है तो ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को बाहर नहीं कर सकते। और हमारी सरकार से मांग है कि ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बरेली से है, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित आपको बता दें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। रविवार को आंवला तहसील क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। संगठन ने आरोप लगाया कि बंगाल में लगातार हिंदू समाज के साथ अन्याय और हिंसा हो रही है, जिस पर केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जो पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार के संग अत्याचार और जो भी हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। और कड़ी से कड़ी और वहाँ से सरकार जो उनकी बनी हुई है उनको हटाने का आज तक शासन लागू है, यही हम लोग चाहते हैं। देखिए, हर टीवी हर न्यूज़ चैनल पे जो समाचार चल रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर, हिंदू महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके संग छेड़छाड़ हो रही है, किसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लाठी गड़ासों से उन्हें काटा जा रहा है, कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा है। यानी एक हिंदू राष्ट्र के अंदर एक ऐसी तानाशाही सरकार बन गई है जो उस प्रकरण को और बढ़ावा दे रही है। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ 27% मुस्लिम आबादी 83% हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है। अगली खबर झांसी से, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आवाजें उठ रही है। इसी क्रम में झांसी के आपको बताते हैं इलाइट चौराहे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। इस दौरान हिंदुओं के साथ हो रहे बर्ताव पर सवाल उठाए गए। हिंदू जन जागृति संघ की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। पिछले एक हफ्ते से हिंदुओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। पिछले साल से हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहाँ पर उनका प्रोग्राम है बंगाल को, ग्रेटर बंगाल बांग्लादेश से मिलाना। राजनीतिक चहल है, वहाँ हिंदुओं को वहाँ से विस्थापित करके पूरा बांग्लादेश बनाना चाहती है। हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, प्रशासन की सुनवाई नहीं है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। इसके विरोध में हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया हमने कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे देश में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं इस मामले में। और जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति से अनुरोध है जल्दी इस मामले का संज्ञान ले, क्योंकि हिंदू कितना विस्थापित होगा, बहुत परेशानी हालत में। अब तो वो ये नारा लगा रहे हैं कि अपनी बहू बेटियों को छोड़ दो, नहीं तो वह जान ले लेंगे। जो कश्मीर की हालत थी वही हालत बंगाल की समय हो गई। ममता बनर्जी का पुतला दहन करने के लिए आए थे। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के का नरसंहार किया जा रहा है और मुर्शिदाबाद जैसे शहर में हमारे हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया। उनके संग इतने अत्याचार किए गए कि वो बेचारे आज वहाँ से पलायन को मंजूर। और जो बांग्लादेश के हालात थे, आज ममता बनर्जी ने वही हालात पश्चिम बंगाल में पैदा कर दिए हैं। हिंदू वहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये ममता की नीतियाँ हैं जो कि दमनकारी नीतियों के कारण हिंदुओं को नरसंहार कर रही है। को दिया गया है ये मुर्शिदाबाद में और अन्य जगहों पे जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, मारकाट हो रही है, उसके लिए किया गया है। मैं एज ए जिला संयोजक हिंदू रक्षा समिति के मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजें और योगी जी के पास भेजें ताकि इस पर उचित कार्रवाई हो सके।
बलिया में चंद्रशेखर हाफ मैराथन प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि आए यूपी सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है वो बहुत निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो लोग बोल नहीं रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए बोल नहीं रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बोल नहीं रहे हैं। वहीं बजरंग दल द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने पर मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि ये बात सच है कि वहां की कानून व्यवस्था खराब है और जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है और वहां की सरकार ने आंख मूंद रखा है, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज बलिया में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर हाफ मैराथन की 6वीं जो प्रतियोगिता है उसके पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आने का कार्यक्रम था। आज आए हैं। जो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम थे, उनको पुरस्कार भी दिया गया है। निश्चित रूप से मैं आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश के ऐसे महापुरुष हैं जिन लोगों ने देश का सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाया है, देश को नई ऊंचाइयों पर लाने, देश ही नहीं दुनिया में भारत का कीर्ति और यश बढ़ाने का काम किया है, उनके सम्मान में जो प्रतियोगिता आयोजित किया है। उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। साथ में पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 252 प्रकरण आए, जिसमें राजस्व के 121, विकास के 31, पूर्ति विभाग के 23, पुलिस संबंधी 27, समाज कल्याण के 2 अन्य 48 प्रकरण रहे। मौके पर मात्र 15 मामलों का ही निस्तारण हो सका। बाकी समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पोषण पखवाड़ा की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उसके बाद सभागार पहुंचकर जन समस्याओं को सुना गया। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज के पास भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि यह आग परेड ग्राउंड स्थित लल्लू जी टेंट हाउस के स्टोर रूम में लगी थी। फिलहाल सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयानक थी कि लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। आग लगने वाले गोदाम के पास एक गोदाम में काम करने वाले ने दावा किया कि सिलेंडर फटने की आवाज़ सुनाई दी थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 6 पानी की गाड़ियां लगाई गई थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है और भव्यता के साथ उसका समापन हुआ है। और उसके बाद जो प्रयागराज की जो संगम धरती थी, रेती की धरती थी, वहां से जो सारा उसको वहां का जो मेला था उसको वाइंड अप करके और लल्लू जी एंड कंपनी जिन्होंने यहाँ पे पूरा एक तरीके से ठेका ले रखा था और आज नहीं कई सालों से वो महाकुंभ और आप कह सकते हैं कि जो आपका माघ मेला होता है उसका वो ठेका लेते रहे हैं। उनके गोदामों में जो है वो माल आकर के वापस रख दिया गया था, जिसमें बाल बल्लियां खूब खास तौर से यहाँ पे मौजूद थी। और उसी में आज जो है कह सकते हैं कि एक सुबह जो बहुत भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें आग ने तांडव मचाते हुए वहां पे एक भीषण दुर्घटना के तहत जो है ये करोड़ों रुपए का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सामान जो है बिल्कुल नष्ट नाबूद हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांस बल्लियां रखी हुई है और ये लल्लू जी टेंट कंपनी का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और ये पूरा गोडाउन उनका है। और ये गोडाउन जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उनके कई ऑफिस हैं, चाहे वो जूसी हो, नैनी हो। लेकिन ये इस समय मैं मौजूद हूँ काली सड़क के ऊपर, जहाँ पे परेड क्षेत्र पड़ रहा है, संगम क्षेत्र, जिसपे करीब 66.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये भयावह रूप, और ये भयावह रूप अभी नहीं, ये सुबह से आपको बता दूं कि आज ये अग्निकांड हुआ है जिसमें आग ने यहाँ पे एक तांडव मचा रखा है। और सुबह आपको बता दें कि ये जो लपटें थी करीब 3 किलोमीटर तक दूर तक लोगों को दिखाई पड़ रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे कि ये लपटें 3 किलोमीटर दूर तक शहर में दिखाई पड़ रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं करीब 7 से 8 घंटे का वक्त यहाँ पे बीत चुका है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं उठ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे अग्निशमन अधिकारी और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो एक तरीके से जान को जोखिम में डाल करके वहां पे देखिए पूरी तरीके से इस अग्नि को जो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कहीं से दूर दूर तक ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये अभी खत्म होने वाली है और ये अपना तांडव अभी भी जारी रखे हुए। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे करीब करोड़ों रुपए की यहाँ पे जो है ये लाखों का नहीं करोड़ों का यहाँ पे जो नुकसान यहाँ पे
सामने दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे आपको ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट रखे हुए थे, हैंगर रखे हुए थे, जहाँ जिससे महाकुंभ अपनी दिव्य भव्यता के लिए जाना गया। केन इंडिया, प्रयागराज। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अम्बेडकर नगर के कटहरी ब्लॉक क्षेत्र के हरिनाथपुर गांव में बीजेपी विधायक धर्मराज निषाद पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन योजना की जांच करने पहुंचे विधायक। हालांकि इस मौके पर जल निगम के अधिशासी अभियंता कमला शंकर और सहायक अभियंता पवन कुमार के अलावा बीटीएल कंपनी के एजीएम सत्येंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। पहले तो विधायक ने योजना के बारे में जानकारी ली, उसके बाद ऑपरेटर से पानी सप्लाई के बारे में भी पूछताछ की। आपको बता दें 380 परिवारों के जीवन में बदलाव इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है, बदलाव हो रहा है। हरिनाथपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत 380 परिवारों को घर घर नल कनेक्शन दिए गए हैं। अब ग्रामीणों को पीने के लिए साफ पानी इस नल के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे कई लोगों की कई समस्याएं हल हो गई हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब बीमारियों का खतरा कम हो गया है, क्योंकि पहले दूषित पानी पीने के कारण गाँव में डायरिया, पीलिया जैसी बीमारियाँ आम थी। गांव के बुजुर्गों और युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हम सब के लिए जीवन के लाभ के लिए ये योजना है। पहली बार और पहला इसका निरीक्षण किया हूँ। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो टैंकी बनी हुई है, तो इससे जो है 2 राजस्व गांव जुड़े और 2 राजस्व गांव में 6 पूर्वे हैं। 3 राजस्व गांव जो बता रहे हैं, 3 राजस्व गांव हैं, तो 6 पूर्वे हैं और सबको यहाँ से पानी जो है अब सप्लाई हो रहा है। अब नल का पानी किसी को नहीं मिल रहा, सीधे टंकी से मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है। 500 से ज़्यादा फीट नीचे से पानी निकल रहा है। अगर कोई अपना निजी हैंड पाइप लगाया हुआ हो तो वही उसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन अब सरकार ने जो जिस मिशन के तहत जिस ये योजना चलाने का काम किया है, इस गांव में ये पूर्ण तैयार होकर के और सबको सुविधा और लाभ। ग्रामीणों को इसका लाभ मिल पाए? किसी गांव वालों से बातचीत की है? नहीं, मैं अभी टंकी का ये निरीक्षण किया है, लेकिन जो पता लगाया है हर गांव में पानी जा रहा है। और इस बीच अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कानपुर का अहम दौरा। कल कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। कानपुर के घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री। कल शाम मुख्य सचिव के बेटे के शादी समारोह में शामिल होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी कल कानपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। कानपुर के घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल शाम मुख्य सचिव के बेटे की शादी समारोह में भी जाएंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी सीएम कल कानपुर के अहम दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर के घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का दौरा भी मुख्यमंत्री का प्रस्तावित है। कल शाम मुख्य सचिव के बेटे की शादी समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हसनपुर में नाबालिग छात्रा से चचेरे भाई ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में छात्रा को घर छोड़कर चचेरा भाई फरार हुआ है। पुलिस को इस दौरान तहरीर दी गई है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में सगे तहेरे भाई ने अपनी सगी चचेरी बहन को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी छात्रा को लहूलुहान हालत में घर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद कोतवाली पहुंचे परिजनों ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में शुक्रवार की देर शाम 20 वर्षीय सगा चचेरा भाई अपनी सगी 9 वर्षीय चचेरी बहन को देर शाम
आई आंधी के चलते जंगल में स्थित भूसे पर तिरपाल डालने के बहाने बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गया, जहां उसने रिश्तों को शर्मसार करते हुए बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिससे छात्रा की हालत बिगड़ गई। लहूलुहान हालत में आरोपी नाबालिग किशोरी को लेकर घर पहुंचा और घर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने लहूलुहान हालत में किशोरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया कि छात्रा गाँव के ही विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा है। जी मुझ पर करा सुबह से फोन कितने 6 बजे हमारे सुबह में मैं गया लेटरिन में, फिर हमारी बहू घर पर रो रही थी, तो हम घर पर आके पूछे बहू से क्या बात है, तो वो बोली मैं ऐसे ऐसे ना मेरी बहन के संग में लोकेश ने रेप कर दिया। ठीक है, रेप करके हम बोले चलो घर को हम चल रहे, फिर लोहारी को हम आए गए 6 बजे लोहा यार के हसनपुर के बाद में आए के, तो हमें तो कोई वहाँ मिलो ना अस्पताल में, उसका भाई मिला, उसकी भाभी मिली है। किसकी? लोकेश की। ये बुढ़िया बुढ़े कोई ना, वो लड़की करी थी। सीतापुर में ई रिक्शा से गिरकर मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार में मातम पसरा है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ई रिक्शा से गिरकर एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चा अपने घर लौटते समय ई रिक्शा में किनारे बैठा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों में शोक की लहर है। अगली खबर आगरा से है। आपको बता दें, हॉस्पिटल में विवाद का आगरा से ये मामला सामने आया है, जिसमें हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर का स्टाफ एक अकेले युवक को रुई की तरह धुन रहे हैं। लाठी डंडे, कुर्सी, रॉड, जो भी कुछ मिला सब आजमाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर समय हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसा है तो डॉक्टर की भूमिका क्या होगी। ये समय हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जिसने ऐसे स्टाफ को रखा हुआ है। वहीं दूसरे वीडियो में नकाबपोश बदमाशों ने समय हॉस्पिटल में जमकर उत्पात मचाया है। हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद मरीज और तीमारदारों में दहशत फैल गई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला थाना एतमादौला क्षेत्र के समय हॉस्पिटल की है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ का विवाद हुआ, जिसके बाद 10 से 12 नकाबपोश लोगों के समय हॉस्पिटल पर इन्होंने हमला कर दिया। लाठी डंडे से हॉस्पिटल पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अगली अहम खबर आगरा से है, जहां सांगा बहाना दलितों पर निशाना। सफल रहा अखिलेश का आगरा दौरा। जाटो समाज ने सपा का समर्थन किया। बसपा के बाद अब भाजपा का भ्रम टूटेगा। बयान से अधिक हमले से मिली राम जी को सुर्खियां। आपको बता दें कि प्रतीक हर जगह अपना महत्व रखते हैं, लेकिन राजनीति में प्रतीकों की खास अहमियत होती है। इसलिए सपा प्रमुख के दौरे के दौरान यहां जाटो समाज द्वारा सपा सांसद को दिया गया समर्थन बसपा और भीम आर्मी ही नहीं, सत्तारूढ़ भाजपा सहित कांग्रेस की अब नींद हराम करेगा। औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा जारी बहस का परिणाम विधानसभा चुनाव के बाद ही सामने आ सकेगा। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को उनके बयान से अधिक शहर स्थित आवास पर हुए हमले ने सुर्खियां दिलाई हैं। सपा सुप्रीमो के आज हुए आगरा दौरे को इसका सबूत कहा जाना शायद गलत नहीं होगा। ये साबित करता है कि सपा नेतृत्व की सहमति से ही करणी सेना के जवाब में पार्टी सड़क पर उतरती रही। पश्चिमी यूपी प्रेम प्रतीक वाला यह शहर वैसे भी कभी बसपा का गढ़ रहने के बाद आज भगवा ब्रिगेड के अवैध दुर्ग ये माना जाता है। हालांकि पश्चिमी यूपी में खांटी नेता चौधरी चरण सिंह का दबदबा रहा है। इस नाते उनकी तीसरी पीढ़ी के नेता आरएलडी अध्यक्ष इस इलाके में सपा की चुनौती माने जाते हैं। इसके बावजूद इटावा सहित कई जिलों में अखिलेश यादव का पुश्तैनी वर्चस्व माना जाता है। अगली खबर नोएडा से है, जहां शहर को एक नया केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए वेस्ट टू वंडर पार्क के निर्माण का बीड़ा उठाया गया। इसको आकर्षण देने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से 18 एकड़ क्षेत्र में वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। महामाया फ्लाईओवर के पास बन रहे इस पार्क की खासियत यह है कि इसमें कबाड़ से शेर, चीता, हाथी और मगरमच्छ जैसी कई जानवरों की आकृतियां बनाई जा रही हैं, जो बिल्कुल असली जैसे नजर आएंगे।
पार्क में बस और जीप के जरिए जंगल सफारी का भी अनुभव कराया जाएगा। इससे लोगों को लगेगा कि वह वाकई किसी जंगल में घूम रहे हैं। ये सफारी बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षण होगी। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरदोई से, जहां सांडी के सराय मुल्लागंज में मायके में रह रही पत्नी से नाराज पति ने चोटी काट डाली है। पत्नी ने पति पर दहेज की मांग पूरी न होने पर चोटी काटी है। हालांकि लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच शादी होने के बाद से ही बात बात पर या कहें बिना बात विवाद हुआ करता था। समय बीतने पर विवाद के दौरान मारपीट की नौबत आने लगी। आए दिन उलाहना, झगड़ा और मारपीट से आजिज होकर पत्नी मायके चली गई। पति को यह बात नागवार लगी और वह कुछ साथियों के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। यहां पत्नी पर जोर जताते हुए एक बार फिर विवाद और मारपीट होने लगी। इस बीच गुस्से में आपे से बाहर होकर पति ने पत्नी की चोटी काटकर सिर से अलग कर दी। समाज पति पत्नी के रिश्ते को बराबरी की मान्यता देता है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। परिवार और समाज की समृद्धि के लिए पति पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य जरूरी माना जाता है। इसके बाद भी महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले पत्नी के केस काटने की इस घटना को लेकर लोग पति को लानतें दे रहे हैं। बाराबंकी में कल रात आई भीषण आंधी तूफान ने जिले भर में तबाही मचाई हुई है। आपको बता दें 133 केवी निंदूरा पावर हाउस से फतेहपुर तहसील को जाने वाली 33 केवी की सप्लाई बाधित हो गई है। तूफान से दर्जनों बिजली के पोल और तार टूटकर बिखर गए। इससे फतेहपुर कस्बे सहित दर्जनों गांवों और कोल्ड स्टोरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई है, जहां लाइनमैनों से बिना सेफ्टी किट और हेलमेट के खंभों पर चढ़कर काम करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो विभाग की अनदेखी को सामने ला रही हैं। गर्मी और बिजली संकट से जनता बेहाल है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तेज आंधी तूफान से पेड़ों के टूटने और गिरने से फतेहपुर जाने वाली सप्लाई के कई दर्जन पोल टूटकर अलग हुए हैं। खंभों पर बंधे सप्लाई के तार कई किलोमीटर तक टूटकर अलग हुए हैं। चंदौली जनपद के सकलडीह तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें चंदौली के नवागत जिला अधिकारी महेश चंद्र गर्ग, पुलिस अधीक्षक आदित्य लहंगे, आपको बता दें लंगेहे सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 170 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। उसमें अधिकतर मामले राजस्व से जुड़े रहे। कई मामलों में पीड़ितों ने राजस्व कर्मियों पर पैसा मांगने और पैसा नहीं देने पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी सकलडीह तथा तहसीलदार को तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घर है, हम बाउंड्री के पश्चिम तरफ जो है 2.5 फीट गली छोड़े थे, जो कि अवैध रूप से विजेंद्र राम और उनकी पत्नी जो है उसे कब्जा कर रहे थे। हम जब कब्जा कर रहे थे तो हम पुलिस के पास गए, थाना पे गए, तो उन्होंने कहा कि ये लेखपाल का मामला है, आप आइए थाना दिवस के दिन हम लेखपाल को बुला के नकदी करा देते हैं। लेखपाल साहब गए तो कहें कि बिना पैसा लिए हम नहीं नापेंगे, हमको 15,000 रुपये चाहिए। जो तहसील दिवस में करीब 170 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें मूलभूत जो समस्याएं थी वो ज़मीनी विवाद को लेकर के, पैमाइश को लेकर के या रेवेन्यू से संबंधित मामले थे, जिसमें कुछ जगह जहां लेखपाल से संबंधित मामले वहां लेखपाल और आरआईएस को निर्देशित किया गया कि समय अवधि के अंतर्गत उनका निस्तारण कराएं।
अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की जान पर बनाई, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। घटना उस वक्त हुई जब यात्री ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फिसलकर नीचे गिर गया। तभी मौके पर ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह ने बिना देर किए तेजी से कार्रवाई करते हुए यात्री को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने कांस्टेबल की बहादुरी की जमकर सराहना की। रेलवे प्रशासन ने भी हेमेंद्र सिंह की सतर्कता और साहस को सराहा। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित सीजीएसटी आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी कर रहे 2 शातिर चोरों को सीजीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पकड़ लिया। चोरों के पास से चोरी किए गए पंखे, नल की टोटियां और अन्य सामान बरामद हुआ। शातिर चोर रिक्शे में सामान लादकर भाग जाते थे। इससे पहले भी आवासों से कूलर, फ्रिज और अन्य सामान की चोरी हो चुकी थी। पुलिस को तहरीर दी गई और चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। खबर नोएडा से है, जहां शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सूरजपुर के परेड ग्राउंड में बलवा मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। आगामी त्यौहार और वक्फ संशोधन विधेयक के मद्देनजर एडिशनल सीपी शिवहरी मीणा, एलओ एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर अजय कुमार के नेतृत्व में बलवा मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण उपकरण, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, डंडा, सीन गार्ड, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, लाउड हेलर आदि अन्य आवश्यक उपकरणों को कैसे धारण किया जाए और उनका उपकरण कैसे किया जाए की विधि के संबंध में विस्तारपूर्वक ब्रीफ किया गया। बलवा ड्रिल का अभ्यास के लिए 9 टीमें और एलआईयू, सिविल पुलिस, अग्निशमन पार्टी, आंसू गैस पार्टी, लाठी पार्टी, फायरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी, मेडिकल टीम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पार्टी बनाकर बलवा ड्रिल व दंगा निरोधक उपकरणों से दंगा को रोकने का अभ्यास कराया गया। अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति, विशेषकर दंगा या असामाजिक भीड़ के नियंत्रण में पुलिस बल की तत्परता, दक्षता एवं संयमित बल प्रयोग की रणनीति को समझना था। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।